हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल 5th सेमेस्टर और ऑटोमोबाइल ब्रांच के जो बच्चे अभी 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। जो टॉपिक आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका नाम है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स, जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलेगा जो गियर्स ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट, है ना, जो गियर्स ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड हैं, ये काउंटर शाफ्ट के गियर्स के साथ देखिए यहाँ पर मेश में रहते हैं। मेश मतलब इंगेज अवस्था में रहते हैं। लेकिन स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स जब हम तुम लोग को बताए थे तो वहाँ बताए थे कि जो गियर्स होते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में, जो गियर्स होते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में, उनको स्लाइड करके हम लोग काउंटर शाफ्ट के गियर्स के साथ मैशिंग करते थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था कि जब इंजन का शाफ्ट घूमता था और ये इंजन का शाफ्ट का जो गियर है और ये जो काउंटर शाफ्ट का गियर है चूंकि मैश में है तो काउंटर शाफ्ट भी इंजन के शाफ्ट की वजह से मोशन में रहता था। तो ये जो गियर्स था, चाहे ये जो गियर्स था, ये सब एक अपने आरपीएम पर घूम रहा था। और जब इस गियर को इसके साथ मैशिंग करते थे तो चूंकि इसका रोटेशन हो रहा था तो मैशिंग के समय ट्रांसमिशन शाफ्ट के गियर्स के ऊपर में एक फोर्स लगता था जो इसके टिथ के लिए हानिकारक था। इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या किए, जो तुम्हारा ट्रांसमिशन शाफ्ट का जो गियर है, जो ट्रांसमिशन शाफ्ट का गियर है, उसको हमेशा कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली हम लोग क्या किए, काउंटर शाफ्ट के गियर्स के साथ इंगेज अवस्था में रखे। मतलब यहाँ पर स्लाइडिंग करके मैशिंग नहीं करना है, यहाँ पर पहले से ही मैशिंग किया हुआ रहता है। तो तुम्हारे मन में ये आएगा कि सर ये घूम रहा है तो ये चलिए एक अपना आरपीएम से घूम रहा है और ये काउंटर शाफ्ट का आरपीएम मान लेते हैं n, तो इस गियर का भी आरपीएम n होगा, इस गियर का भी आरपीएम n होगा, इसका भी आरपीएम n ही होगा। तीनों गियर का एक ही आरपीएम होता है n। अब यहाँ पर टीथ की संख्या और यहाँ पर टीथ की संख्या, यहाँ पर टीथ की संख्या कम है तो इस गियर पर जो आरपीएम आएगा वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जब टीथ कम रहता है तो आरपीएम बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गियर्स की टीथ है वो ज्यादा है और टीथ अगर ज्यादा है तो आरपीएम क्या होगा, घट जाएगा। जब भी कोई बड़ा गियर छोटे गियर पर पावर ट्रांसमिट करता है, टॉर्क ट्रांसफर करता है, तो छोटे गियर पर जो आरपीएम आता है वो ज्यादा आता है, बता चुके हैं तुमको पिछले क्लास में। और अगर कोई छोटा गियर बड़े गियर पर पावर ट्रांसफर करता है, टॉर्क ट्रांसफर करता है, तो बड़े गियर पर जो आरपीएम आता है वो कम आता है लेकिन टॉर्क बढ़ जाता है। ये सब जानते हो। तो तुम बोलोगे सर ये धीरे धीरे घूम रहा है, ये तेजी से घूम रहा है, ये धीरे धीरे घूम रहा है और ये और धीरे से घूमेगा क्योंकि यहाँ पर टीथ और ज्यादा है, ऊपर से एक आइडलर गियर लगा दिए हैं, मतलब ये उल्टे दिशा में धीरे धीरे घूमेगा। तो ये शाफ्ट कैसे घूमेगा, इसका आरपीएम कुछ और है, इसका आरपीएम कुछ और है, ये उल्टा जा रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि ये शाफ्ट पर ये गियर्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन शाफ्ट पर ये जो गियर्स अवेलेबल हैं ये फ्री है, ये फिक्स नहीं है। मतलब ये अपने एक आरपीएम पर घूम रहे होंगे, ये अपने एक आरपीएम पर घूम रहे होंगे और ये भी अपने एक आरपीएम पर घूम रहे होंगे रिवर्स डायरेक्शन में, लेकिन ये शाफ्ट तुम्हारा स्टेशनरी है। स्टेशनरी कहने का मतलब क्या है कि ये गियर्स और ये गियर्स इस ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में तो हैं लेकिन फिक्स नहीं है, फ्री नहीं है। अगर ये गियर इसके ऊपर में फिक्स हो जाता तब तो इसका जो आरपीएम होता इस शाफ्ट का भी वही आरपीएम होता। तो यहाँ पर मेन फंडा यही है, इसको तुमको जानना पड़ेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में तुमको हम बताएंगे भी कि यहाँ पर जो गियर्स होते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में, वो सारे गियर्स ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में रहते तो हैं लेकिन फ्रीली रहते हैं, और काउंटर शाफ्ट के ऊपर में जो गियर्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तुमको यहाँ D1 और D2, इसको डॉग क्लच बोलते हैं। क्लच का काम क्या होता है, इंगेज कराना। तो ये डॉग क्लच जो D1 है, ये जो डॉग क्लच D1 है या D2 है, इसका काम क्या है, ये जो गियर फ्री है ना किसके ऊपर में, तो बोलोगे ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में, इसको ये इसके ऊपर में इंगेज कराएगा। इंगेज मतलब इसको फिक्स कराएगा। ये जो डॉग D2 है, ये डॉग D2 जो है, इसका काम क्या है कि ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में जो गियर्स हैं जो कि फिक्स थे, उसको इस गियर को या इस गियर को एज पर रिक्वायर कंडीशन, जैसा तुमको कंडीशन चाहिए उस अनुसार इस गियर को या इस गियर को इस शाफ्ट के ऊपर में ये डॉग क्लच इंगेज कराएगा, मतलब फिक्स कराएगा।
अब ध्यान देना, ये डॉग क्लच जो होता है इस शाफ्ट के ऊपर में स्प्लाइन अरेंजमेंट के द्वारा कनेक्टेड होता है। स्प्लाइन अरेंजमेंट आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा, स्प्लाइन अरेंजमेंट के द्वारा कनेक्टेड। स्प्लाइन अरेंजमेंट मतलब होता है कीवे अरेंजमेंट। जैसे ये ट्रांसमिशन शाफ्ट है, सॉरी ये डॉग है और ये ट्रांसमिशन शाफ्ट है। इसमें देखो वे बना, वे मतलब रास्ता, और इसमें तुमको ये देखो ये टिथ बना रहता है, ये दिस इज टिथ, दिस इज टिथ। जब इस शाफ्ट को इसमें फंसाओगे तो ये शाफ्ट के ऊपर में ये डॉग आगे पीछे तो कर सकता है, लेकिन जब ये घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। मतलब ये डॉग जो होता है ये इसके ऊपर में आगे पीछे तो कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारा डॉग घूमेगा तो ये शाफ्ट भी क्या होगा, घूमेगा। इसी को बोलते हैं स्प्लाइन अरेंजमेंट या कीवे अरेंजमेंट। स्प्लाइन अरेंजमेंट और कीवे अरेंजमेंट में क्या होता है, जो तुम्हारा डॉग होता है जिसमें वे होता है वो इसके ऊपर में स्लाइड तो कर सकता है, लेकिन जब डॉग रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट को भी क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग कैसे होगा इसको हम लोग अभी थोड़ा देर में समझेंगे, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। तो चलो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगे, थोड़ा पेशेंसली पूरा लेक्चर को सुनना है। थोड़ा सा ये टफ है, इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन की जब बात होगी तो उससे पहले हम ये चाहते हैं कि तुम इसको पढ़ो। इन दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स ऑल गियर्स ऑफ ट्रांसमिशन शाफ्ट इज इन कांस्टेंट मेश विद गियर ऑफ काउंटर शाफ्ट। इस तरह के गियर बॉक्स में जो गियर्स होते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में वो कांस्टेंट मेश में रहते हैं, वो हमेशा सदा के लिए इंगेज रहते हैं। किसके साथ, जो गियर्स होते हैं काउंटर शाफ्ट के ऊपर में, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, द गियर्स ऑन काउंटर शाफ्ट इज फिक्स्ड व्हाइल द गियर्स ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट इज फ्री। ये जो गियर्स है ना काउंटर शाफ्ट के ऊपर में वो फिक्स होते हैं, और जो गियर्स होते हैं ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में वो फ्री होते हैं। मतलब जब ये गियर रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा, ये गियर रोटेट करेगा शाफ्ट भी रोटेट करेगा, गियर रोटेट करेगा शाफ्ट भी रोटेट करेगा। लेकिन जब ये गियर रोटेट करेगा तो कोई जरूरी नहीं, तो ये जब गियर रोटेट करेगा तो चूंकि ये गियर इसके ऊपर में फ्री है इसलिए शाफ्ट में रोटेशन नहीं होगा। ये गियर रोटेट करेगा क्योंकि ये रोटेट कर रहा है और यहाँ पर मेशिंग हो रहा है इसका, तो तुम बोलोगे ये भी रोटेट करेगा, लेकिन ये गियर इसके ऊपर में फ्री है इसलिए इसका रोटेशन नहीं होगा, ये बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा। तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद देखो लिखे, द डॉग क्लचेज आर माउंटेड ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट। टीएस यहाँ पर ट्रांसमिशन शाफ्ट है, ये जो डॉग क्लच है ये ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में माउंटेड है विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइन अरेंजमेंट। और ये स्प्लाइन अरेंजमेंट मतलब समझ ही गए तुम लोग। द डॉग क्लच D1 लाइज बिटवीन M1 एंड गियर ए। ये जो डॉग क्लच D1 है ये M1 और गियर ए के बीच में लाई करता है, और while the dog D2 lies between M2 and M3, और जो डॉग D2 है वो M2 और M3 के बीच में लाई करता है। डॉग का काम क्या है, जो डॉग क्लच इसका काम क्या है, इसका काम है जो काउंटर शाफ्ट का जो ट्रांसमिशन शाफ्ट का गियर जो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में फ्री था उसको ट्रांसमिशन शाफ्ट के साथ इंगेज कराना। यहाँ पर लिख लो, डॉग क्लच engages the gears of transmission shaft which is free the dog clutch engages the gears of transmission shaft which is free to fixed condition। जो फ्री था उसको फिक्स कराएगा। ये डॉग क्लच क्या करेगा, ये डॉग क्लच जो है ये जो गियर्स है किसके ऊपर में भाई, ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में जो कि फ्री था उसको फिक्स कराएगा, है ना। फिक्स कराएगा किसके साथ, ट्रांसमिशन शाफ्ट के साथ। कैसे कराता है तो देखो, ये जब डॉग इधर स्लाइड करता है तो यहाँ पर देखो इस टिथ का इसके साथ इंगेजमेंट हो जाता है ना, ये इसके साथ बिल्कुल इंगेज होगा। अब क्या होगा बताओ, अब जब ये गियर रोटेट करेगा तो ये डॉग भी क्या होगा, रोटेट करेगा। और डॉग जब रोटेट करेगा तो तुमको बता चुके हैं, डॉग जब रोटेट करेगा तो ये ट्रांसमिशन शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। तो इसका जो आरपीएम होगा वो डॉग के पास आ जाएगा, और डॉग का जो आरपीएम होगा वो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में आ जाएगा। आ रहा मेरा बात समझ में। या मान लो डॉग अगर इधर चला गया, ये रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है, डॉग अगर इधर चला गया, इसका एंगेजमेंट इसके साथ हो गया मान लो, तो इसका एंगेजमेंट जब इसके साथ हो गया तो ये डॉग भी इधर घूमने लगेगा, और डॉग जब इधर घूमने लगेगा तो ये ट्रांसमिशन शाफ्ट को भी क्या कराएगा, इधर घुमाएगा।
जब डॉग का एंगेजमेंट इसके साथ होगा तो इसका एंगेजमेंट इधर से ब्रेक कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर ये दोनों के साथ एक हैंडल लगा होता है जिससे हम लोग आगे पीछे करके गियर लगाते हैं। गियर देखते हो ना गाड़ी में लगाते हो, तो यही हैंडल के द्वारा लगाते हो। तो आई होप तुमको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके वर्किंग के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग वीडियो को पॉज करके पहले फिगर को अच्छे से बना लो, फिर वर्किंग के बारे में समझाएंगे तो तुमको और चीज़ क्लियर होगा। चलो अब देखो हम लोग वर्किंग का बात करेंगे। वर्किंग में हम लोग देखेंगे न्यूट्रल पोजीशन, फर्स्ट गियर पोजीशन, सेकंड गियर पोजीशन, हाई स्पीड गियर पोजीशन, रिवर्स गियर कंडीशन, है ना। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, इंजन तो चालू रहता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिगर न्यूट्रल पोजीशन का ही दिया हुआ। गाड़ी जब चालू है तो इंजन का शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो काउंटर शाफ्ट का जो गियर है वो भी रोटेट कर रहा है क्योंकि मैसिंग है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, काउंटर शाफ्ट का गियर जब रोटेट कर रहा है तो चूंकि काउंटर शाफ्ट का गियर अपने शाफ्ट के ऊपर में फिक्स है तो ये शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है। एक आरपीएम से मान लेते हैं n, तो इसका भी आरपीएम वही होगा, इसका भी आरपीएम वही होगा, इसका भी आरपीएम वही होगा। मतलब एनसी, एनडी और एनडी, एनई तीनों का आरपीएम n होता है, ठीक है। ये स्लाइडिंग मैच में भी होता था। लेकिन अब देखो ये गियर इसके साथ मैच में है तो ये भी अपना कुछ एक आरपीएम से घूम रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर टीथ की संख्या इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है, तो इसका आरपीएम जो होगा इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर टीथ की संख्या इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आरपीएम होगा वो कम होगा। यहाँ पर जो टीथ की संख्या है वो, यहाँ पर जो टीथ की संख्या वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आरपीएम होगा वो भी धीरे होगा क्योंकि टीथ ज़्यादा है। लेकिन एक यहाँ बीच में आइडलर गियर लगा तो इसका रोटेशन उल्टा होगा। लेकिन ये तीनों गियर M1, M2, M3 इस ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में फ्री है, इसलिए इनके रोटेशन के वजह से, इनके रोटेशन के वजह से, इनके रोटेशन के वजह से ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में कोई रोटेशन नहीं आता है। यही तुम्हारा न्यूट्रल पोजीशन है। मतलब इंजन शाफ्ट तो घूम रहा है लेकिन ट्रांसमिशन शाफ्ट घूम नहीं रहा है। तो न्यूट्रल पोजीशन में लिखा हुआ है सिंस D1 और D2 आर सेपरेटेड फ्रॉम M1, M2, M3। ये D1 और D2 बिल्कुल तुमको अलग अलग दिख रहा है, किससे, M1, M2, M3 से, माउंटेड ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट ड्यू टू विच, जिसके वजह से गियर M1, M2, M3 रिमेन्स फ्री ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट, जिसके वजह से तुम्हारा जो गियर M1 है, M2 है और M3 है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में फ्री नजर आता है। क्लियर हो गया। चलो देखो, बहुत सारी बातें हम बोलते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं क्योंकि नोट्स में इतनी सारी बातें नहीं लिखी जाती है। लेकिन हिंदी में हम चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल पेपर में मेरे द्वारा कहे गए हर एक बात को तुम लोग साइड में नोट करते रहना, है ना। वीडियो को पॉज कर करके, क्योंकि व्यू का लिमिटेशन हम हटा दिए हैं, टाइम का लिमिटेशन है, तो वीडियो को पॉज कर करके मेरे द्वारा बताए गए बातों को लिखना, क्योंकि ये सारी बातें किताब में तुमको नहीं मिलेगी। और ये पूरा पेपर जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं ये तुमको हम अपना 12 साल का तजुर्बा बता रहे हैं। 12 साल से इस पेपर को हम पढ़ा रहे हैं और साथ में 2 साल अपने कैरियर के इनिशियल पीरियड में हम हिंदुस्तान मोटर्स नामक जो एम्बेसडर कार बनाती है ना, उसमें 2 साल तक हम काम भी किए हैं। तो इस पेपर के बारे में तुमको हम पूरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब फर्स्ट गियर पोजीशन की बात होगी, फर्स्ट गियर में हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग का रिक्वायरमेंट है लो आरपीएम हाई टॉर्क। तो हम क्या करते हैं, ये जो M2, ये जो D2 तुमको नजर आ रहा है, D2 को यहाँ इंगेज करो M2 के साथ। तो जब D2 को M2 के तरफ हम मूव कराते हैं इस हैंडल को ऐसे घुमा के, तो जब D2 M2 के पास चला जाता है, D2 जब M2 के पास चला जाता है तो D2 M2 आपस में इंटरलॉक कर जाता है और एक यूनिट बन जाता है। D2 M2 आपस में इंटरलॉक करता है, एक यूनिट बन जाती है। यहाँ पर टीथ इसके साथ मैश करता है, ठीक है। अब क्या होगा, M2 का जो आरपीएम होगा वही किसका आरपीएम होगा, वही D2 का आरपीएम होगा। और जो D2 का आरपीएम है, चूंकि D2 ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में स्लाइड तो कर सकता है क्योंकि स्प्लाइन अरेंजमेंट है, लेकिन D2 जब रोटेट करेगा तो तुम्हारा ट्रांसमिशन शाफ्ट भी क्या होगा, रोटेट करेगा। इसी को तो स्प्लाइन अरेंजमेंट कहते हैं। और जब D2 M2 के साथ इंटरलॉक किया तो जो M2 का आरपीएम वही D2 का आरपीएम, और जब D2 M2 के आरपीएम से रोटेट करेगा तो ट्रांसमिशन शाफ्ट भी D2 पर जो आरपीएम है जो M2 के कारण आया है उसी आरपीएम से रोटेट करने लगेगा। मतलब ट्रांसमिशन शाफ्ट पर रोटेशन आ गया, गाड़ी आगे बढ़ेगा। अब देखो कहानी क्या है, क्योंकि M2 पर जो टीथ की संख्या है वो ND से ज्यादा है, जिसके वजह से M2 पर जो आरपीएम आएगा वो कम आएगा और जो टॉर्क आएगा वो ज्यादा आएगा। तो यही तो तुम्हारा फर्स्ट गियर कंडीशन है। और M2 पर जब आरपीएम कम आ रहा है, टॉर्क ज्यादा आ रहा है,
तो M2 से होते हुए D2 के थ्रू वही आरपीएम, वही टॉर्क ट्रांसमिशन शाफ्ट पर पहुंच जाएगा और ट्रांसमिशन शाफ्ट भी लो आरपीएम पर लेकिन हाई टॉर्क से रोटेट करने लगेगा। यही तुम्हारा कौन सा कंडीशन है? फर्स्ट गियर कंडीशन है। पढ़ो इसको। द D2 मूव टुवर्ड M2 ड्यू टू विच, D2 मूव टुवर्ड M2 ड्यू टू विच, जिसके कारणवश M2 गेट्स इंगेज्ड विद D2, M2 और D2 का इंगेजमेंट होगा। नाउ द आरपीएम ऑफ D2 इक्वल टू आरपीएम ऑफ M2, और D2 का जो आरपीएम होगा वो M2 के बराबर हो जाएगा। सिंस D2 इज हैविंग स्प्लाइन कॉन्टैक्ट विद ट्रांसमिशन शाफ्ट, चूंकि D2 का ट्रांसमिशन शाफ्ट के साथ स्प्लाइन कॉन्टैक्ट है, देयरफॉर ड्यू टू रोटेशन ऑफ D2, इसलिए D2 जब रोटेट करेगा ट्रांसमिशन शाफ्ट ऑल्सो रोटेट, ये ट्रांसमिशन शाफ्ट भी रोटेट करेगा विथ सेम आरपीएम ऑफ D2, और जो आरपीएम D2 का होगा ट्रांसमिशन शाफ्ट का भी वही आरपीएम होगा। सिंस द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर M2 इज मोर देन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C, चूंकि यहाँ पर टीथ की संख्या M2 पर गियर C से की टीथ की संख्या से ज्यादा है, देयरफॉर आरपीएम ऑफ N2 इज लेस, तो M2 पर जो आरपीएम होगा वो कम आएगा और टॉर्क आएगा ज्यादा आएगा। यही तो फर्स्ट गियर कंडीशन है। आई होप तुमको फर्स्ट गियर कंडीशन और न्यूट्रल पोजीशन क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड, थर्ड और रिवर्स गियर कंडीशन लिखा देते हैं। चलो अब देखो, सेकंड गियर कंडीशन में हमको थोड़ा सा आरपीएम ज्यादा चाहिए, टॉर्क कम चाहिए एज कंपेयर टू फर्स्ट गियर, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड गियर के लिए डॉग D1 दिख रहा है ना तुमको, D1 को M1 की तरफ मूव करो, D1 मूव टुवर्ड्स M1 एंड गेट्स इंटरलॉक्ड विद इट, जिसके वजह से D1 और M1 का इंटरलॉकिंग होगा। अब M1 का जो आरपीएम होगा वही D1 का आरपीएम होगा, क्योंकि दोनों इंटरलॉक हो गया, और D1 ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में स्प्लाइन अरेंजमेंट के साथ है, तो D1 का जो आरपीएम का रोटेशन, जो आरपीएम से रोटेट करेगा, ट्रांसमिशन शाफ्ट भी उसी आरपीएम से रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखो M1 पर जो टीथ की संख्या है वो क्या है, गियर C से कम है, टीथ कम है तो आरपीएम क्या होगा, बढ़ेगा, और टॉर्क क्या होगा, कम होगा, तो सेकंड गियर कंडीशन है। और जब M1 का आरपीएम ज्यादा है तो तुम कहोगे D1 का भी आरपीएम ज्यादा है, और D1 का जब आरपीएम ज्यादा है तो ट्रांसमिशन शाफ्ट को भी ये तेजी से घुमाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो। ड्यू टू विच आरपीएम ऑफ D1 इक्वल्स टू M1, जब इंटरलॉकिंग होता है तो D1 का जो आरपीएम है वो M1 के बराबर हो गया। चलो थोड़ा सा लाइन कट गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैनेज करना तुम लोग। चलो हम फिर से बोल रहे हैं, लेकिन लाइट हम बढ़ा दिए, एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाए हुए हैं। चलो D1 इक्वल्स टू M1 एंड सिंस D1 इज इन स्प्लाइन कॉन्टैक्ट ऑन ट्रांसमिशन शाफ्ट, और D1 इस ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में स्प्लाइन कॉन्टैक्ट के साथ है, देयरफॉर ट्रांसमिशन शाफ्ट ऑल्सो रोटेट्स विथ सेम आरपीएम ऑफ M1, इसलिए ट्रांसमिशन शाफ्ट भी रोटेट करेगा बिल्कुल M1 के आरपीएम के साथ। नंबर ऑफ टीथ ऑन M1 इज लेस देन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर C, M1 पर जो टीथ की संख्या वो गियर C की टीथ की संख्या से कम है, हेंस आरपीएम इंक्रीजेस टॉर्क डिक्रीजेस, इसलिए आरपीएम बढ़ता है और टॉर्क कम होता है। ये तुम्हारा सेकंड गियर कंडीशन है। थर्ड गियर को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड गियर कंडीशन, है ना। आजकल तो फोर्थ गियर के भी गाड़ी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग वही किताब में पढ़ रहे जो 1972 में लिखा गया है, और उस समय थर्ड गियर की ही कंडीशन होती थी, इसलिए हम लोग थर्ड गियर तक ही पढ़ते हैं। थर्ड गियर कंडीशन में क्या होता है, दिस इज आवर हाई स्पीड गियर कंडीशन। इसमें करना क्या है, D1 को गियर A की तरफ मूव करो। जब D1 को A की तरफ मूव करोगे तो D1 और गियर A का क्या होगा, मैसिंग होगा, इंटरलॉकिंग होगा। D1 A के साथ इंटरलॉक कर जाएगा, A का जो आरपीएम वही D1 का आरपीएम, और D1 ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में स्प्लाइन अरेंजमेंट है, तो D1 का जो आरपीएम वही ट्रांसमिशन शाफ्ट का आरपीएम। अब तुम कहोगे गियर A का आरपीएम इंजन के आरपीएम के बराबर है, इंजन जितना हाई आरपीएम प्रोड्यूस कर रहा वो A के पास है, और A से होते हुए D1 पर पहुंचा, और वही आरपीएम D1 से होते हुए ट्रांसमिशन शाफ्ट के ऊपर में पहुंचा, और ट्रांसमिशन शाफ्ट तुम्हारा तेजी से घूमने लगा। इसी को बोलते हैं हाई स्पीड गियर कंडीशन, यानी कि हमारा ये टॉप गियर है। दिस इज आवर हाई स्पीड गियर कंडीशन। इसमें हो क्या रहा है, D1 मूव टुवर्ड्स गियर A, D1 को गियर A की तरफ मूव करना है, एंड गेट्स इंटरलॉक विथ इट, जिसके वजह से D1 और A का इंटरलॉकिंग होगा। ड्यू टू विच D1 रोटेट्स विथ हाई आरपीएम ऑफ इंजन, जिसके वजह से D1 जब A के साथ इंटरलॉक करेगा तो D1 का रोटेशन बिल्कुल उसी हाई आरपीएम से होगा जो इंजन का आरपीएम होगा, एंड मेक्स द ट्रांसमिशन शाफ्ट टू रोटेट विद दिस आरपीएम, जिसके वजह से ट्रांसमिशन शाफ्ट भी तुम्हारा हाई आरपीएम से रोटेट करने लगेगा। इसके बाद क्या है, रिवर्स गियर कंडीशन। रिवर्स गियर कंडीशन में क्या होता है, D2 को M3 के साथ इंटरलॉक करो,
D2 को M3 की तरफ मूव करो, दोनों का इंटरलॉकिंग जब हो जाएगा तो M3 का जो RPM वही D2 का RPM, और चूंकि आइडलर गियर के मदद से, गियर F की मदद से तुम M3 का रोटेशन को रिवर्स किए तो यहाँ पर D3 का भी रोटेशन रिवर्स हो जाएगा और ये ट्रांसमिशन शाफ्ट को भी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यही बात लिखा हुआ है, D2 मूव टुवर्ड्स M3, D2 मूव टुवर्ड्स M3 एंड इंटरलॉक विथ इट, और इसके साथ इंटरलॉक कर जाएगा। इन दिस गियर F इज आइडलर गियर, ये गियर F तुमको दिख रहा होगा, ये एक आइडलर गियर है, विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ M3, जो M3 के डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, ड्यू टू विच D2 ऑल्सो रोटेट्स, जिसके वजह से D2 भी रोटेट करेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, ऑल्सो रोटेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड मेक्स द ट्रांसमिशन शाफ्ट, और जब D2 रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ट्रांसमिशन शाफ्ट भी रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंड मेक्स द ट्रांसमिशन शाफ्ट टू रोटेट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा गियर बॉक्स है दैट इज सिंक्रोमेश गियर बॉक्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लाइन कट गया है इसलिए मैनेज करके लिख लेना, हम नोट्स का PDF चैट में भेज रहे हैं। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे, खूब मन लगे पढ़ते रहो।